स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा 3 अगस्त 2026 को इकोनॉमिक्स का मंथली टेस्ट एग्जाम। तो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में यही से बहुत सारा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है। तो किस में हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग इसको प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रेक्षण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देख चुके हैं, अब 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि आंकड़ों के साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को में सहायक होते हैं। तो किस में सहायक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 3 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझने में सहायक होते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि संख्याकी आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं। तो संख्या के आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? तो वो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। दो दो स्रोत होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 स्रोत। बढ़ते हैं अब हम लोग 5 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया गया है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग शोधकर्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो शोधकर्ता कहलाता है। वो व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है उसको हम लोग शोधकर्ता कहलाता है। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का पूछा गया है कि गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यार दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जो गणनाकार द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं मेरे प्यार दोस्तों? तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा कि जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती वे है। तो वे क्या है मेरे प्यार दोस्तों? तो 8 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़े आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जो द्वितीयक आंकड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो द्वितीयक जो आंकड़ा होता है वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो बी नंबर में दिया है, मतलब समाचार पत्रों से संकलित। ठीक है, सबसे पहले वो गणनाकार जो होता है वो प्राथमिक आंकड़ा होते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक, और द्वितीयक के अंतर्गत होता है वो समाचार पत्रों से संकलित जो आंकड़ा होता है उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों का पूछा गया है कि पत्रिकाएं से प्राप्त आंकड़े का सम्मक है। तो किसमें होता है मेरे प्यार दोस्तों? तो 10 का भी ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक आंकड़े, ये भी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ा का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है। ठीक है, तो सोहन के लिए वह आंकड़े कहलाए, तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों? तो 11 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ा का प्रयोग सोहन अपने अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वो क्या होगा? तो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। तो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो 12 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है तो आंकड़ों का संग्रहण में होता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर कि निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है। तो संग्रह करने की विधि कौन है मेरे प्यार दोस्तों? कौन सा आंकड़ा? तो 13 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टेलीफोन साक्षात्कार भी हो जाएगा और डाक द्वारा प्रश्नवाली भेजना भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ए तथा पी दोनों आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि सर्वेक्षण का सबसे आधुनिक प्रचलित साधन है। तो क्या है?
तो सबसे आधुनिक प्रचलित जो साधन है मेरे प्यार दोस्तों तो क्या है, तो आप लोगों का साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नवाली। बढ़ते क्वेश्चन पर आप लोग 15 नंबर की ओर, ठीक है। तो इसमें आप लोग का पूछा गया कि एक अच्छी प्रश्नवाली के गुण होते हैं। तो एक अच्छे प्रश्नवाली के गुण होते हैं कि प्रश्नों की संख्या सीमित भी होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट भी होना चाहिए, प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए, तो होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग का जो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। कि द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं, ठीक है, मतलब कितने इसके विकल्प होते हैं। तो दोस्तों 16 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 विकल्प होते हैं। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर, ठीक है। तो 17 नंबर में पूछा गया है कि जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मतलब 2 से अधिक विकल्प होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर 17 का जो दिया गया है। तो 17 का क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, तो 17 का हो जाएगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बहुविकल्प या प्रश्न, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। बढ़ते हैं अब हम लोग 18 नंबर की ओर, ठीक है। तो 18 नंबर में आप लोगों का जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि किसी समग्र का जनसंख्या के एक इकाई को क्या कहा जाता है, तो एक इकाई को क्या कहा जाता है। तो 18 का बी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, उसको हम लोग मद कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों का पूछा कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र का जनसंख्या के सभी मंदों का शामिल किया जाता है वो है क्या है, तो वह क्या है मेरे प्यार दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हम लोग जनगणना विधि कहते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वह है क्या है, तो 20 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर भी प्रतिदर्श विधि। क्वेश्चन नंबर 21 की संख्याकी में समष्टि शब्द का अर्थ, तो समष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है संख्याकी में, ठीक है। तो 21 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र, ठीक। समष्टि का शब्द का संख्याकी में क्या अर्थ होता है, तो समग्र होता है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। तो दोस्तों 22 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो हो जाएगा साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख चुके हैं, अब 23 नंबर की ओर कि वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह के सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या प्रतिशत किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों 23 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्रायोगिक सर्वेक्षण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख चुके हैं, अब हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ है, तो क्या है लाभ है मेरे प्यार दोस्तों, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी, यही सब आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रतिदर्श निदर्श का अर्थ, तो प्रतिदर्श निदर्श का क्या अर्थ होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो 25 का भी संग्रह में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनाना। और 26 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनगणना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 26 का 27 को कि निर्गम मतदाता एग्जिट पोल है, तो क्या होगा तो मेरे प्यार दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर को, ठीक है। तो 28 नंबर में आप लोग का कि गणनाकार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को चुना जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 27 का वो क्या, सॉरी दोस्तों 28 का है ना, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अयादृच्छिक प्रतिचयन करते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर, ठीक है। तो 29 नंबर में आप लोग का जो पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, क्या पूछा गया कि त्रुटियों जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती वह है, तो क्या है,
तो 29 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि अप्रतिचियन त्रुटियां। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की 30 की ओर। ठीक है, तो 30 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उनके जनसंख्या प्रचलों के बीच के अंतर को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का दिया गया है, उसको हम लोग प्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो प्रतिचयन त्रुटियां। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर कि निम्न में से कौन अयाचिया अप्रतिचयन त्रुटियां का उदाहरण है? तो 31 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो अनुत्तर संबंध त्रुटियां भी और प्रतिदर्श अभिनति पूर्वाग्रह भी हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। इसमें दिया गया है कि एनएसएसओ द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, सर्वेक्षण में। ठीक है, तो 32 का सर्वेक्षण। बढ़ते हम लोग 33 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? तो कब किए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों एनएसएस? तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा 1950। क्वेश्चन बढ़ते हैं आप लोग 34 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो आप लोगों का जो हो जाएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद बात होता है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 10 वर्षों के बाद बात होता है। ठीक है, भारत में जनगणना। क्वेश्चन नंबर 35 कि CSO का पूरा नाम क्या है? तो CSO का पूरा नाम क्या है? तो CSO का जो पूरा नाम है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसे को हम लोग CSO का पूरा नाम कहते हैं। अब बढ़ते हैं को अब दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, जो आंकड़ा है उससे आप लोग क्या समझते हैं? तो संख्यात्मक या मात्रात्मक तथ्यों के समूह को आंकड़े या डेटा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो संख्यात्मक या मात्रात्मक मतलब गिन सकते हैं या उसको मात्रा से भी माप सकते हैं। ठीक है, तो उसको तथ्यों के समूह को ही हम लोग कहते हैं आंकड़ों या डेटा कहते हैं। ठीक है, अब अनुसंसाधनकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़े को क्या कहते हैं? मतलब जो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो संग्रहित आंकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रथम आंकड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्राथमिक आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़े को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, मतलब जो प्राथमिक आंकड़े क्या है? तो इसका जो मतलब जो होता है कि वह आंकड़ा जो अनुसंधान की प्रक्रिया में शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समूह कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं 4 नंबर कि द्वितीयक आंकड़े से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े समझ में आ गए। तो द्वितीयक जब अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित ना करके अपने अनुसंधान में उन आंकड़ों को प्रयोग करता है। ठीक है, जो पहले से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किया जा चुका है, जो उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़ा जो ऐसे आंकड़ों को कहते हैं दोस्तों जो पहले भी यूज किया गया होगा उस आंकड़े का। ठीक है, तो उसी को हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। और जो एक बार भी यूज नहीं किया गया है कोई भी आंकड़ों का, तो उसी को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब 5 नंबर कि किन्हीं दो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के नाम बताएं। तो दो द्वितीयक आंकड़े के स्रोत जैसे कि समाचार पत्र और अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहले देखो हम लोग समाचार जो पत्र होता है तो प्राथमिक में क्यों नहीं होगा? देखिए, तो सबसे पहले उसको जो जो रिपोर्ट करता है, जो उसमें लिखता है छापता है, तो वो उसको करता है, तो वो हो गया आप लोगों का क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा को। ठीक है, और देखिए जो अर्थशास्त्र द्वारा लिखी पुस्तक, देखो जो अर्थशास्त्री लोग ने पहले किताब लिखा तो वो खुद लिखा था। ठीक है, तो उसको ही देखकर दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं। अभी तक भी अर्थशास्त्र का किताब अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ते ही हैं। तो देखिए वो सब जो हुआ वो आप लोगों का द्वितीयक आंकड़ा हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अप्रत्याशित त्रुटियां किसे कहते हैं? कि यह वे त्रुटियां जो अनुसंधानकर्ता या गणनाकार की लापरवाही,
अज्ञानता, पक्षपात इत्यादि के कारण जनगणना सर्वेक्षण और परिदृश्य सर्वेक्षण दोनों में उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रतिदृश्य या निदर्श से क्या आप समझते हैं? तो किसी समग्र या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह जिसके विषय में हम जानकारी चाहते हैं तो प्रतिदृश्य या निर्देश कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रतिदृश्य सर्वेक्षण के दो प्रचलित तरीकों के नाम बताएं। तो प्रतिदृश्य सर्वेक्षणों के दो प्रचलित तरीके के नाम जो है वो है यादृच्छिक प्रतिचयन और अयादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 9 कि एनएसएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एनएसएस का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय प्रतिदृश्य सर्वेक्षण संगठन है। अब 10 नंबर कि भारत की जनगणना किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत की जनगणना जो है, जनगणना का संग्रह एक प्रकाशन भारत के महानिदेशक रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक, और भारत में जनगणना कितने साल बाद होता है? तो आप लोग बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका। अब बढ़ते हैं अब हम लोग 11 नंबर को। दोस्तों आप लोगों का अब लघु उत्तरीय प्रश्न अट गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों में क्या अंतर है? ठीक, तो इन दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा और मैं आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यह मत सोचिएगा कि यह वीडियो सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए, मंथली टेस्ट के लिए तो है, लेकिन ये वीडियो वो फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को देखकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक, सिर्फ मंथली टेस्ट के चक्कर में मत रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और मैंने आप लोगों का जो इतिहास का वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी लिए हैं तो ज्योग्राफी का भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो उन दोनों वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।